बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सरकार के पहले अंग व्यवस्थापिका में संसद व उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ा। आज हम सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा था कि व्यवस्थापिका नियमों व कानूनों का निर्माण करती है और उनकी क्रियान्विति कार्यपालिका के माध्यम से की जाती है। कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों आते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ उसके जो नीचे जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, यानी नाम मात्र का, और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, यानी वास्तविक काम करने वाली जो कार्यपालिका है वह प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यताएं चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। यह पद्धति इस प्रकार है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, इसमें संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य होते हैं, और राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। संसद तथा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। इसका पूरा नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एक चुनाव जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आएगा, एक चुनाव में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट लेकर आएगा वो चुनाव जीतता है। इसके विपरीत राष्ट्रपति चुनाव में वो उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतता है जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर आता है, वह उम्मीदवार चुनाव जीतता है जो निश्चित कोटा प्राप्त करता है। निश्चित कोटा प्राप्त करने की वजह से ही इस पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नांकित सूत्र अपनाया जाता है।
न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 निर्वाचक सभी प्रत्याशियों के सम्मुख अपनी वरीयता अंकित करते हैं। मतगणना के दौरान सर्वप्रथम प्रत्याशियों को मिले पहली वरीयता के मतों की गणना की जाती है। इस दौर में जिस प्रत्याशी को कोटा अर्जित होता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि इस चरण में किसी भी प्रत्याशी को कोटा अर्जित न हो तो प्रथम चरण में न्यूनतम वोट पाने वाले प्रत्याशी को मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है। अब इस प्रत्याशी की दूसरी वरीयता के वोट अन्य प्रत्याशियों को हस्तांतरित किए जाते हैं या स्थानांतरित किए जाते हैं। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि कोई प्रत्याशी कोटा अर्जित न कर ले। राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति। महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या का 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। यानी अनुमति लिखित रूप से होनी चाहिए 1/4 सदस्यों के द्वारा। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाएगा। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पदच्युत समझा जाएगा, यानी राष्ट्रपति को हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरा है संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियां एवं अधिकार। संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है उसका अध्ययन निम्नलिखित 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। प्रशासनिक शक्तियों में पहला है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में राजदूत आदि की नियुक्ति भी करता है और उन्हें हटाने का भी उन्हें अधिकार है। शासन संचालन संबंधी शक्ति। इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालयों के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। तीसरा है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। चौथा है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। दूसरा है विधायी शक्तियाँ। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना गया है और इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त है। पहला है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियाँ प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन यानी मीटिंग्स बुलाता है, उसकी समाप्ति की घोषणा करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। दूसरा है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। वह लोकसभा में भी 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। तीसरा है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। यानी जो साधारण विधेयक है उसको कुछ सुझाव के साथ संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाना ही निषेधाधिकार कहलाता है। लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। चौथा है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा उस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। भारतीय संसद के द्वारा नए कानूनों का निर्माण, पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है, लेकिन जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों को लागू करता है वह अध्यादेश कहलाता है। ये भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। तीसरा है वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा, यानी जो बजट है उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। चौथा है न्यायिक शक्तियाँ। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का भी अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, उद्घोषणा, प्रभाव एवं व्यवहार में उपयोग। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा
राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है। पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। उद्घोषणा की विधि। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो वह यथार्थ रूप से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता था। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहता था रख सकता था। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार है। पहला है, अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा किसी प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। यानी आंतरिक अशांति का जो प्रावधान है वो अब हटा दिया गया है। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही करता है। तीसरा है, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत यानी पृथक यानी अलग अलग संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे आगे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। चौथा है, लोकसभा में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा की समाप्ति की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार पर केंद्र का संपूर्ण नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय आपात भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत पर लगाया जा सकता है। दूसरा है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। उद्घोषणा की विधि। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से पता चल जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह उस राज्य के लिए संकटकाल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। यानी दोनों सदन जो हैं अलग अलग साधारण बहुमत से इसे पास करेंगे। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। वित्तीय संकट। उद्घोषणा की विधि। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है। अब आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।